सबसे पहले है बिगिनर्स के लिए कौन से एक्सरसाइजेज सूटेबल होते हैं। तो बिगिनर्स के लिए सिंपल एक्सरसाइजेज सूटेबल होते हैं, जो बेसिकली मेन एक्सरसाइजेज की रिग्रेशंस होते हैं, सिंप्लीफाइड वेरिएशंस होते हैं, जिसमें वो करेक्ट टेक्निक को यूज़ कर पाते हैं। फिर उस एक्सरसाइज को स्केल करना चाहिए और उसमें कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए जब तक वो टेक्निक स्टेबल ना हो जाए। एक बार उनका टेक्निक ऑटोमेटिक हो चुका है, फिर हम लोग एडवांस एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ डम्बल गॉबलेट स्क्वाट, और बहुत ही बिगिनर मतलब बहुत ही अनकोऑर्डिनेटेड लोग के लिए बैंड बॉडी वेट स्क्वाट्स टू बॉक्स। ज़्यादातर स्टैंडर्ड में रखता हूँ 3 सेट्स ऑफ 50 रेपिटेशंस। तो जब 25 kg डंबल के साथ 3 सेट्स ऑफ 50 रेपिटेशन स्क्वाट्स हो जाते हैं गॉबलेट स्क्वाट्स में, तो फिर मेरे हिसाब से रेगुलर बारबल स्क्वाटिंग या फ्रंट स्क्वाटिंग करने के लिए स्टूडेंट अभी तैयार है। ये करने में टाइम लगता है। ज़्यादातर हम लोग जब फुटबॉल टीम्स या बास्केटबॉल के बच्चे को ट्रेन करते हैं तब उनको 3 महीने लगता है, और जिम में लोग के लिए कम से कम 4 या 5 महीने तो लग ही जाते हैं उनको 3 सेट्स ऑफ 50 रेपिटेशंस पहुंचने के लिए विद 25 kg डंबल। विमेन के लिए 15 kg डंबल यूज़ करते हैं। दूसरा है पुशअप्स। सिंपल स्टैंडर्ड है पुशअप्स के लिए 3 सेट्स ऑफ 25 ऑन द फ्लोर, विमेन के लिए 3 सेट्स ऑफ 10 ऑन द फ्लोर। तो सबको मैं इंक्लाइन पुशअप से स्टार्ट करता हूँ, और जैसे कोई भी एक हाइट पे परफेक्ट 3 सेट्स ऑफ 25 रेपिटेशन हो रहा है, फिर हम लोग हाइट को डाउन करते रहेंगे। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग हमेशा पुशअप्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली पुशअप्स कर रहे हो स्ट्रिक्ट टेक्निक के साथ, बॉडी टाइट रखकर, शोल्डर्स को डिप्रेस करके और एल्बोज को अंदर टक करके, तो फिर एक्चुअली पुशअप्स बहुत हार्ड एक्सरसाइज होते हैं। ज़्यादातर लोग जिस तरीके से पुशअप करते हैं वो असली पुशअप्स का सिर्फ 50% या 40% डिफिकल्टी होती है। तो काफ़ी लोग जो मेरे पास आते हैं बोलते हैं मैं तो 50 पुशअप कर लेता हूँ या 100 पुशअप्स कर लेता हूँ। जब एक्चुअली स्ट्रिक्ट पुशअप करने का टाइम आ जाता है तो वो 10 या 15 पुशअप भी नहीं कर पाते। तो पुशअप्स का फाउंडेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड चीज़ चिनअप्स। मेरे हिसाब से कम 6 चिनअप्स करना ज़रूरी है। चिनअप्स को हम डेली भी ट्रेन कर सकते हैं, चिनअप नेगेटिव, चिनअप होल्ड्स, ये सब कर सकते हैं चिनअप कैपेसिटी डेवलप करने के लिए। प्लैंक, मेरे हिसाब सबको 3 मिनट का प्लैंक करना ज़रूरी है बैक इंजरीज अवॉइड करने के लिए। और नंबर 5 45 डिग्री हाइपर एक्सटेंशंस। तो हाथों में 10 kg का डंबल्स का जोड़ी होल्ड करके, यानी 20 kg टोटल होल्ड करके, डेडलिफ्ट की पोजीशन में जैसे आर्म्स को एक्सटेंड करके 3 सेट्स ऑफ 40 रेपिटेशंस 45 डिग्री हाइपर एक्सटेंशंस। तो एक बार कोई बिगिनर ये सारे चीज़ कर पाता है तो फिर वो कोई भी हार्ड ट्रेनिंग रूटीन के लिए तैयार हो चुके हैं। ज़्यादातर ये गोल्स को अचीव करने के लिए मैं फुल बॉडी वर्कआउट कराता हूँ 3 to 4 टाइम्स अ वीक, और हर सेशन में ये सारे के सारे एक्सरसाइजेज करते हैं जब तक ये गोल्स अचीव नहीं होती है। ऑफ डेज में हम लोग लाइट कार्डियो करते हैं, जैसे ट्रेडमिल, स्टेशनरी बाइक, एक्सेट्रा। और हर वर्कआउट में ये प्री वर्कआउट में हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, और पोस्ट वर्कआउट में ये लॉन्ग होल्ड्स के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं, और थोड़ा बहुत मसाज भी करते हैं। एडवांस लोग के लिए काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग का, और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उनके गोल्स क्या है, उनका हिस्ट्री क्या है, उनके लिए कौन सी एक्सरसाइजेस काम करते हैं। तो इसका कोई एक आंसर देने का तरीका नहीं है। लेकिन अगर मैं एक जनरल रूल बताऊंगा तो बहुत सिंपल सी बात है, बिगिनर्स को ज़्यादा हार्ड ट्रेन करना पड़ता है क्योंकि उनको अपने बॉडी को पुश करना आता नहीं है, और एडवांस लोग को थोड़ा पकड़ के रखना, होल्ड बैक करना पड़ता है, क्योंकि वो इतने अच्छे हो चुके हैं अपने बॉडी को पुश करने में कि अगर वो चाहे तो वो अपने आप को आराम से इंजर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल बिगिनर जब बोलता है कि मैं थक चुका हूँ और मैं और नहीं कर सकता हूँ, तो आपको बोलना चाहिए भाई एक और सेट करो। जबकि जब कोई एडवांस आदमी बोलता है कि अभी फ्रेश लग रहा है और पता है एक और एक्सरसाइज ऐड करते हैं, उसको बोला नहीं बस इधर बंद कर दो, आपको लग रहा है कि आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन एक और एक्सरसाइज ऐड करोगे और आगे जाकर इंजरी का रिस्क और ओवर ट्रेनिंग का रिस्क हो जाएगा। इसमें सिंपल मैथ की भी बात आ जाती है। तो जब हम लोग ट्रेनिंग लोड के बारे में बात करते हैं कि मतलब बॉडी को कितना लोड से रिकवर करना पड़ता है, तब हम लोग टनेज की बात करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक बिगिनर शायद 40 kg के साथ स्क्वाट कर रहा है, तो अगर बिगिनर 40 kg के साथ 5 सेट्स ऑफ 10 रेपिटेशंस कर रहा है तो वो 50 into 40 kg का वर्क कर रहा है, विच इज़ इक्वल टू 2000 kg। सो वो टोटली 2 टन्स ऑफ वर्क कर रहे हैं। अभी अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, लास्ट टाइम जब मैंने 5 सेट्स ऑफ 10 का स्क्वाट वर्कआउट किया था, मैंने 120 kg यूज़ किया था। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 120 अप्रॉक्सीमेटली 5000 kg हो जाएगा। तो एक्चुअली मेरे बॉडी पर टोटल लोड 5000 kg गया है, जबकि बिगिनर के बॉडी पर टोटल लोड सिर्फ 2000 kg गया है। तो ऑब्वियसली 5000 kg से रिकवर करना 2000 kg से रिकवर करने से ज़्यादा हार्ड होता है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती है और थोड़ी बहुत वर्क कैपेसिटी बढ़ती है, ये टनेज का फिगर बहुत
हाई चला जाता है। मतलब ज़्यादातर बिगिनर्स 2 या 3 टन तक वर्क कर पाते हैं एक वर्कआउट में, लेकिन कुछ एडवांस लोग होते हैं जो 20 टन या 25 टन तक जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लाइफ में हमारा रिकवरी का कैपेसिटी 3 या 4 गुना नहीं बढ़ता, मैक्सिमम ट्वाइस या थ्राइस हो जाती है। तो अगर आपका करियर आपने स्टार्ट किया 3 टन का रिकवरी कैपेसिटी के साथ और आपका फाइनल रिकवरी कैपेसिटी आपके लाइफ टाइम में 9 टन है, तो फिर 20 टन का वर्कआउट से आप कभी रिकवर नहीं करोगे। अजीब बात यह है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी वेट को कम करोगे और थोड़ा सा सेट्स को बढ़ाओगे और रेपिटेशंस को थोड़ा कम करोगे, तो वो टनेज बढ़ता रहता है। और 20 टन हिट करना कोई भी वर्कआउट में बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हमको लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि बॉडी की रिकवरी कैपेसिटी है नहीं। और इस रीज़न की वजह से ओवर ट्रेनिंग सेट इन आ जाता है, प्लेटो सेट इन आ जाता है, स्टेलनेस आती है, मसल लॉस होती है और बहुत कुछ होता है। तो ये मेरा मेन एडवाइस होगा।